अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, और ये 10th के लिए मैं बता रहा हूं, और जो आपका चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं और आपको कुछ जानकारियां देते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी में पहला प्रश्न उठता है कि सर आखिरकार व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ये है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। तो अगर if you want to know about the electricity and the definition of electricity, then you will first of all know about the charge, and you must know about the charge, then you will easily know about the what is the term electricity. अगर आपको चार्ज के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको यही जरूर नेसेसरी है कि आपको चार्ज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहूंगी, यानी कि जस्ट लाइक ए इंट्रोडक्शन, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्या, आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी जी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए आज के मॉडर्न टाइम्स में बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है एनर्जी का, ऊर्जा का। और इलेक्ट्रिसिटी का कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, मैं अभी डिफिनेशन नहीं लिखा, मैं कुछ इंट्रोडक्शन जस्ट लाइक ए बेसिक सी बातें आपको सिर्फ बता रहा हूं। अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कहां कहां इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे पर्पसेस में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हीटिंग के पर्पसेस में, लाइटिंग के पर्पसेस में, रनिंग मोटर्स, इन सारे कामों में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जस्ट लाइक, जैसे में हो जाए उदाहरण के तौर में, जस्ट लाइक हीटिंग, यानी कि हीट करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और लाइटनिंग के लिए भी, एंड रनिंग मोटर्स, यानी कि मोटर चलाने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो इन सारों को मैंने कुछ बताया, बेसिक सी बातें जो अब काफी डिटेल में आपको बताएंगे हर एक चीज, और चार्ज के बारे में जानते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द चार्ज। जो आपका जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं उन्हें कंसीडर करते हुए चार्ज के बारे में आपको जानकारी देता हूं। अब यहां से टॉपिक शुरू होता है, ये जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन था, यहां पर लिख भी सकते हो इंट्रोडक्शन। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चार्ज के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज चार्ज, बट मैं इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इसका जवाब देना हो तो कुछ इन सारों के बारे में जान लेंगे, उसके बाद ही आपको जवाब सटीक मिलेगा इसी इलेक्ट्रिसिटी का। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज के बारे में अगर बताएं तो आपसे यही कहूंगा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसे चार्ज कहते हैं, और जब चार्ज का फ्लो हो कंडक्टर में तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो पता चल गया ना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बट मैं फिर भी अभी डिफिनेशन नहीं लिखाने वाला व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि और आगे बताएंगे और आपको अच्छे से बताएंगे। बट कोई पूछता है तो जो मैंने बोला डिफिनेशन वही बता दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गया? तो चार्ज के बारे में कहता हूं कि व्हाट इज चार्ज, तो बताया उसका डिफिनेशन लिख देते हैं। तो लिखूंगा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड चार्ज। वही हमारा चार्ज होता है ना। तो चार्ज क्या होता है पता चल गया ना? हाँ सर पता चल गया। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का क्या प्रकार हो सकता है, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ चार्ज। इसी टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। जो हमारा चार्ज है वो दो ही प्रकार का बेसिकली या फिर मेनली होता है। आपने सुना होगा एक बैटरी में देखते हैं कि जो एक प्लस का साइन होता है और एक माइनस का साइन होता है। तो जो हमारा पॉजिटिव है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड जो हमारा निगेटिव होता है एंड दैट वन कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज। समझ गया ना? तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स। तो पहला नंबर पर हो जाएगा जी, द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का ये या फिर का है और करके इस प्रकार से भी इसको डिनोट करते हैं पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा में निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज और कहें तो इसको कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं निगेटिव चार्ज। तो इतनी सारी जानकारी आपको दिया इसी चार्ज के बारे में, समझ गए ना? अब एक कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं कि पॉजिटिव चार्ज आखिरकार कैसे कंटेन होता है और निगेटिव चार्ज कैसे होता है। समझ गया ना? चलो अच्छी बात। तो ये जानकारी हमने आपको दिया। अब नोट में लिखेगा। दो तरह की बातें मैं करता हूं, ठुकरा दो या फिर प्यार करो। तो ठुकराना क्यों है, प्यार ही करना है। हाँ ये तो है ही, बट उससे पहले एक चीज और जानिए, और वो ये है कि चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का आपको एग्जांपल आनी चाहिए। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। तो होता यह है कि सपोज दैट, मान लीजिए नोट में लिख लेगा, एंड द फर्स्ट वन इज दैट, लिखेंगे द चार्ज, लिखो ऐसे कि बाई कॉन्वेंशन, बाई कॉन्वेंशन द चार्ज, कॉन्वेंशन का मतलब होता है कि जो चार्ज हमारा है वो पास में लाने पर चार्ज हो रहा है वो बॉडी। समझ गया ना? तो बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड, ग्लास रॉड के द्वारा चार्ज किया जाएगा। जो उस पर क्या हुआ है, ग्लास रॉड जिसको किया है रब्ड बाय सिल्क क्लॉथ इज पॉजिटिव चार्ज। देखिए एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आपको दे सकता है या फिर कंपटीशन लेवल में भी, जो हमारा चार्ज ग्लास रॉड के द्वारा कंटेन किया जाएगा, जो रैपिंग किया गया है सिल्क क्लॉथ से, वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। ऑप्शन में पॉजिटिव होगा, बी में निगेटिव, सी में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा, और डी में नन होगा। तो आपको पॉजिटिव चार्ज लाना है। समझ गया ना? चलो ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा में कि बाई कॉन्वेंशन, यानी कि कॉन्वेंशन के द्वारा ही होगा, द चार्ज एक्वायर्ड बाई, किसके द्वारा जी? तो द चार्ज एक्वायर्ड बाई इबोनाइट रॉड,
इवोनॉइड रॉड जिसको रब किया गया है, इवोनॉइड रॉड रब्ड विथ, उसको भी घर्षण किया गया है, रबिंग किया गया है, रब्ड विथ, बट इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से रब्ड विथ, रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, वूल का कोई क्लॉथ है उससे, इज नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बताया नोट में कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछता है तो यही 2 पॉइंट नोट में लिखा है वो बता दीजिएगा, कहिएगा। फिर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कब पैदा हुआ, तो जब सिल्क के क्लॉथ लेंगे और उसको रब कर देंगे किस चीज को, तो ग्लास रॉड को, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। और चार्ज ना होता जैसे कि कंघी में मारते हो बाल, और फिर पेपर के बचपन में करते हो एक्सपेरिमेंट, या फिर कुछ कहीं ना कहीं किए ही होंगे, कोई सर से डिस्कस किए होंगे, तो कंघी में इस प्रकार से बाल में कंघी मारने पर पेपर के नजदीक लेके जाएगा तो पेपर थोड़ा सा उठता है, कंघी के करीब सटता है। कहा कि बाल में चार्ज था और कंघी रब किया तो वो चार्ज जो ट्रांसफर हो गया कम में हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। खैर ने वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो ये क्लियर होती है इतनी सारी बातें। ये 2 एग्जांपल नेगेटिव चार्ज के बारे में बता ही दोगे कि जब सिल्क वुलन क्लॉथ को उठाएंगे और रब कर देंगे इवोनॉइड रॉड को, तो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसे बना सकते हो, आपको एक्सपेरिमेंट के रूप में आप खुद इस 2 पॉइंट से क्लियर कर सकते हैं। इतनी सारी बातें लिखेगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो उससे पहले क्या आगे बढ़ूंगा, इतनी सारी बातों को आप लिखेंगे तो लिखिए जल्दी से, कंफ्यूजन होता है हमसे क्लियर करेगा। अब हमको देखते हैं, आपको पढ़ाया है हमने चार्जेस के बारे में। अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो देखिए इसका जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जब अपोजिट चार्ज रहेगा तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, यानी कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो दोनों एक दूसरे को खींच लेगा। समझ गए ना। लेकिन सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर वो अपोजिट चार्ज नहीं है बल्कि सिमिलर चार्ज है, तो सिमिलर चार्ज के केसेस में क्या होगा, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो दूर दूर भगा देगा। जैसे अगर मान लो एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है तो दोनों एक दूसरे को दूर धकेल लेगा। लेकिन एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो इस केस में भी वो दूर चला जाएगा। रिपेल का मतलब होता है धकेल देना, दूर जाना। यही 2 प्रॉपर्टी होता है। तो लिखेंगे flowing are the property of electric charges यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का कुछ निम्नलिखित प्रॉपर्टी है जी। पहले नंबर पर बोला है, दूसरे नंबर पे बोल दिया। लिखेंगे द फर्स्ट वन इज दैट पहला प्रॉपर्टी होगा कि अपोजिट चार्ज opposite charges attract each other. अपोजिट चार्ज जब रहेगा तो दोनों में अट्रैक्शन की भावना होगी। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस साइड अगर नेगेटिव चार्ज लिए तो ये क्या होगा, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा आपस में। यहां पे अट्रैक्शन लिखेंगे।
या फिर ऐसे रहे, ये नेगेटिव रहे और इस साइड ही पॉजिटिव रहे, तो इस केस में भी क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी कि दोनों एक दूसरे को खींचेगा। तो पता चल गया ना अपोजिट चार्ज रहने पर क्या होता है। अपोजिट चार्ज या फिर यूं कहूं कि ये दोनों इक्वल चार्ज है। क्या इक्वल कहने का अर्थ ये हुआ कि ये भी प्लस तो ये भी प्लस, नहीं ना, एक प्लस है तो एक माइनस, यानी कि अनइक्वल है। तो लिख सकते हैं कि अनइक्वल चार्जेस attract each other, यानी कि जब चार्ज रहेगा वो अनइक्वल है, अनइक्वल चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि इक्वल नहीं है। चलिए इतनी सारी बातें क्लियर होती है, लेकिन ये अनइक्वल क्यों लिख रहे हैं? यहां पे तो देखना एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि दोनों अलग अलग है, यानी कि अनलाइक है। तो यहां पे अनइक्वल ना लिख करके अनलाइक लिखिए। अब ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हुआ और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अनइक्वल चार्ज अगर लिखता हूं तो वहां पे ये अंडरस्टूड रहेगा कि हो सकता है ये भी प्लस, लेकिन वैल्यू में डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर अनलाइक लिखते हैं तब क्लियर होता है कि नहीं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस हुआ, क्योंकि एक जैसा नहीं है, वही होता है इसका। समझ गए ना? चलिए अच्छी बात है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आपका कंप्लीट होता है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, मैंने बोला जैसे कि उसे ही लिखता हूं तो लिखेंगे कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि जब सिमिलर चार्ज रहेगा, एक जैसा ही चार्ज रहेगा, जैसे एक प्लस तो दूसरा भी प्लस, एक माइनस तो दूसरा भी माइनस, तब इस केस में अट्रैक्शन नहीं होगा बल्कि रिपल्सन होगा, यानी कि दूर जाएगा। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, मान लीजिए ये प्लस है तो ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। इस केस में क्या होगा, ये ढकेलेगा इसको और ये ढकेलेगा इसको, यानी कि दोनों में क्या होगी, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। या फिर और करूं तो एक माइनस तो दूसरा भी माइनस। सपोज दैट ये हमारा अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस साइड भी अगर नेगेटिव ही ले रहा हूं तो ये ढकेल देगा इसको, तो ये भी ढकेल देगा इसको, यानी कि रिपल्सन होगा। बोलिए क्या होगा, रिपल्सन। कब, जब चार्जेस इक्वल रहेगा, यानी कि लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस एक जैसे, यानी कि यहां पे अनलाइक लिखे हैं अपोजिट चार्ज के केस में, तो सिमिलर चार्ज के केसेस में लाइक चार्जेस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही जैसा तो दिख रहा है ना। तो एक पॉइंट अलग से बना करके यहां पे लिख सकते हो, और वो ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि जब भी लाइक चार्जेस की बात होगी तो एक दूसरे को धक्का देगा और दूर जाने का प्रयास किया करेगा, यानी कि उसको में अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे सपोज दैट यू आर ए बॉयज, तो आप लड़के हैं तो लड़के को देख के कुछ भी भावना नहीं आती है, लेकिन अगर आप कोई लड़की को देखते हैं तो आपके अंदर में इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स वगैरह ये सब आने लगता है तरह तरह का। क्यों, क्योंकि यू आर ए बॉय एंड दैट पर्सन इज ए गर्ल। तो पता चल गया ना कि आखिरकार ऐसे दूर क्यों जा रहे हैं। हर एक चीज से क्लियर हो जानी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, कि रिपल्सन कैसे हुआ एंड अट्रैक्शन कैसे हुआ। अब इसे नोट डाउन करेंगे, फिर कुछ आगे की बातें मैं कंप्लीट करूंगा।
अब हमने देखा, आपको बताया प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्जेस के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट में लिखाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट, शायद ऑब्जेक्टिव में 10th के बोर्ड में पूछ दे सकता है आपको से, और इसे याद ही रखना चाहिए, क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करने में भी आपको काम आएगा। तो लेट अस सी कि क्या होने वाला है। जैसे हमने कहा, कुछ पॉइंट लिखा देते हैं, लिखेंगे द SI यूनिट, the SI unit of electric charge is कूलम। कूलम होता है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय C। इसको कूलम को C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। समझ गए? चलो क्लियर होता है। अब देखिए, जो आपका नेक्स्ट बात है बताने लायक, चार्जेस बता दिया था। अब कोई आपसे पूछता है कि ये 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या है, यानी कि डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। यहां पे लिखेंगे ये सारा बात नोट में ही लिखेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज के बारे में। तो लिखेंगे 1 कूलम of charge is that quantity which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter. Then this is called 1 कूलम चार्ज। मैंने अभी भी क्या लिखाया है उसे एक्सप्लेनेशन करता हूं। मैंने कहा कि आपसे कोई अगर पूछता है कि ये कूलम चार्ज क्या है, तो आप उससे कहना कि 1 कूलम ऑफ चार्ज वैसा कोई क्वांटिटी है, लिसन टू मी, वैसा कोई क्वांटिटी है जो क्या करता है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लगाता है, लेकिन एरिया कितना है, तो 1 मीटर का एरिया के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का। तब उसे कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज है, उसका वैल्यू पता चलता है। समझ में आ रही? चलिए, अच्छी बात है। अब इतनी ये 2 पॉइंट आपने नोट में लिखा है, अब आगे भी नोट में ही मैं लिखाता हूं जी। नोट में इतनी सारी बातों को नोट करेगा, लिखेगा नोट में, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता है, या फिर डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज आपको दे सकता है 2 नंबर में, या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको यही लिखना होगा। अब नोट में लिखा रहा है, वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जानते हैं जी कि जो कोई भी मैटर है वो पॉजिटिवली चार्ज को कंटेन करता है, कॉल्ड प्रोटॉन, और निगेटिवली चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, यही होता है। और उसका वैल्यू होता है प्रोटॉन का पॉजिटिवली चार्ज जो कंटेन किया हुआ रहता है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, इतना चार्ज को कंटेन किया हुआ रहता है। समझ गया ना? इज इट क्लियर? चलिए, क्लियर होता है। तो ये जो मैंने अभी भी बातें बोला है उसे भी लिखा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
तो देखिएगा सिंस a matter contains या फिर ऐसे लिखे कंसिस्ट ऑफ a positively charged particle called proton, जिसका नाम है प्रोटॉन। And it also consists of, या फिर यूं लिखूं एक ही लाइन में तो लिख सकता हूं, negatively charged particles called electron। कोई मैटर कंटेंट किया हो रहा था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन है और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। अब आपको बताते हैं किसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा कितना वैल्यू को कंटेन किए हो रहा था, अवशोषित किया हो रहा था। तो लिसन टू मी, तो लिखेंगे ए प्रोटॉन पोजेसेस a positive charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करके रखता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज को एक क्वार्ट किए हुए रहता है, उसका वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बच्चा गलती ये करता है कि सर दोनों तो एक ही है, चाहे प्रोटॉन का है चाहे इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन याद रहे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को कंटेन किए हुए रहता है, और जो हमारा प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन किया हुआ रहता है। जो इतना है जो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अगर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की भाषा में तो आगे माइनस साइन डाल देते हैं ताकि पता चले कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। समझ गए आपने? जी हाँ, यही अंतर था जिसमें आप लोग कंफ्यूज भी कर सकते थे या फिर करता ही है तो क्लियर कर दे। अब एक क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ सकें। उससे पहले ये इतनी सारी बातों को नोट करेगा, लिखेगा। नाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। समझ गया ना? तो लेट अस सी, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है उसे निकालना है, उसे बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाता है और उससे शायद नहीं हो पाता है। बट डोंट वरी, रिलैक्स, इसे ध्यान से देखो और आप सीख जाओगे। देखिए मैं क्या करता हूं, लिखेंगे सिंस वी know that the charge of an electron is equal to कितना होता है जी? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और इतना कूलम जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो 1
इलेक्ट्रॉन के लिए है, यानी कितना कूलम चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो कितना इलेक्ट्रॉन के लिए है जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे। सिंस इसका मतलब क्या हुआ, कितना कूलम चार्ज कंटेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे सिंस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contained then the number of electron, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इतना कूलम ऑफ चार्ज कंटेन करता है तो कितना इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो कितना के लिए कंटेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नहीं, ये 1 में निकाला हूं तो यहां पे कितना कूलम के लिए पूछ रहा है, 1 कूलम के लिए पूछ रहा है, तो 1 कूलम के लिए कितना पूछेगा, तो 1 कूलम के लिए कितना होगा, ये 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1 होगा। अगर यहाँ पे 10 कूलम के लिए पूछता तो यहाँ पे इंटू 10 हो जाता, लेकिन 1 के लिए इसलिए 1 किए। समझ गया ना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1 था इतना ही लिखे, 1 था तो इतना लिखे, तो फिर लिखे क्यों, ये अलग से लिखा, एक स्टेप मैं बढ़ा के लिख रहा हूं इस 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए। समझ गया। अब चलो देखो जी, देखो तो कुछ हो सकता है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 90 बाई 1.6, ये जब 10 टू द पावर माइनस 19 है, इसको ऊपर करेंगे तो ये जो माइनस वाला साइन है वो प्लस में बदल जाएगा। नहीं जानते हो तो अभी से भी जान, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 10 टू द पावर 18 बाई 1.6, ऐसे लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं। अब इस दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18 ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। जब इसको डिवाइड करोगे इससे तो आपका फाइनल आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया वो इतना ही आएगा, तो इसे लिख लो, जो चार्ज कंटेन किया 1 कूलम इतना ही करेगा। अब एक पॉइंट नोट में लिखिए, लिखेंगे हेंस the SI unit of electric charge ये कूलम का स्पेलिंग ये होगा जी COULOMB। मैं पिछले बारे में यहाँ पे COLU करके लिखा है, तो इसे मिला लीजिएगा पिछले वाला कूलम जो लिखा हूं इसी लेक्चर में। तो यहाँ पे ध्यान देना, समझ गया ना। रेसोनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब इज मच बिगर देन द चार्ज contained by an electron। जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है उससे
जो हमारा चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का 870 कूलम है, वो बड़ा है, वो बहुत बड़ा है यूनिट किसके मुकाबले, तो हमारे ये इसी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। एक चीज और लिखिए, लिखेंगे the 1 coulomb is equivalent जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा टू द चार्ज चलो तुम खुद ही बताओ, जो 1 कूलम ऑफ चार्ज जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, यानी कि जो इतना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इतना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम ऑफ चार्ज रहता है, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज कंटेन करके रखेगा वो इक्विवेलेंट होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज के बराबर। या फिर यूं कहो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो इक्विवेलेंट होगा इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसके इक्वल होगा। तो वही बात को लिखा रहा हूं, और टू द चार्ज कंटेन्ड इन कितना इलेक्ट्रॉन थी, तो 6.25 इलेक्ट्रॉन्स। जो इतना इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज रहता है वो 1 कूलम के इक्विवेलेंट के बराबर है। और आपका ये जो भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए 2 पॉइंट नोट में लिखाए हैं। इसे भी दे देगा कि क्या बिगर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वो बड़ा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, तो यस मारिएगा, ऑप्शनल रहेगा, चाहे जैसे भी दे, बिगर और नॉट ऐसे कुछ रहेगा। और ये पूछा इक्विवेलेंट होता है किसके बराबर है, तो इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, तो इसे लिखेंगे फौरन से। मूव इन द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट कंडक्टर। अब कंडक्टर के बारे में जानते हैं कि कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर क्या है, किसे पहचानेंगे कैसे। तो कंडक्टर के बारे में बताया गया कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से यानी कि इजिली फ्लो करता हो, उसे ही हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स हो गए सिल्वर, इनफैक्ट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन, कॉपर, हमारा ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर ही है, फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको बताया कंडक्टर के बारे में। अब डिफिनेशन को भी लिखा जाए, है ना, तो लिखेंगे दोज सब्सटेंसेस, ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस है जिसके सहारे क्या हो रहा है, लिखेंगे थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो कहिए और पास्ड इजिली, then it is called conductor। तब हम लोग उसको क्या कहते हैं जी, तब कंडक्टर का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हो गया कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, है ना जी। इतने सारे एग्जांपल्स है। और इतना ही नहीं बल्कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। जो हमारा कार्बन है
वो कंडक्टर के रूप में मौजूद है, ग्रेफाइट के रूप में मौजूद है। जैसे पेंसिल के निब में ग्रेफाइट रहता है ना, तो वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारा ह्यूमन बॉडी, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी इज फेयरली गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, कंडक्टर जैसे ही बोल रहे हैं इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे देगा। तो आपका कंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है इंसुलेटर। अब इसी इंसुलेटर के बारे में चर्चा करते हैं और डिस्कस करते हुए आगे बढ़े हैं। तो इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कभी पास हो ही नहीं सकता है। जैसे ये हमारा प्लास्टिक है, यहां पे अगर करंट को जोड़ते हैं सर्किट से, तो इसके आगे फ्लो नहीं होगा। लेकिन इस कंडक्टर में सबसे पहले कुछ और जानते हैं। कोई लड़का आप में से कहेगा कि सर हमको ये बताइए कि आखिरकार ये कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है, कारण बताइए। तो बता दूं मैं तुझे कि जो हमारा ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना चार्ज कहलाता है और चार्ज का फ्लो कराना करंट कहलाता है जी। तो होता यह है कि इसी मेटल्स के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वो मूव कर सकता है, इसीलिए वो उसी सब्सटेंस को कंडक्टर बना देता है। तो लिखेंगे the presence of free electrons कोई भी सब्सटेंस इन द सब्सटेंसेस makes them a conductor। इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसको कोई भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना तो उसको कंडक्टर बना देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। क्लियर हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में यह दे सकता है कि भाई कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। अब आपका ये काफी डिटेल में कंडक्टर खत्म होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इंसुलेटर के बारे में जानिए। इंसुलेटर, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंसुलेटर। तो मैंने इंसुलेटर बता दिया क्या होता है, तो अब डिफिनेशन लिखेंगे। दोज सबस्टेंसेस through which electricity cannot flow easily or passed through them, then it is called insulator। तब हम लोग उसको इंसुलेटर बोलते हैं जी। इंसुलेटर, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा तो इंसुलेटर हो गया। एग्जाम्पल हो गया माइका हो गया, कॉटन हो गया, बेकेलाइट हो गया, पोर्सिलेन हो गया, पोर्सिलेन, प्लास्टिक हो जाएगा, रबर हो जाएगा, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसी इंसुलेटर। कोई कहा कि बताओ जी इंसुलेटर क्यों नहीं करंट को फ्लो करने देता? क्योंकि उसको में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहता है। समझ गया ना? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को कंबाइन किए हुए, पकड़े हुए, कस के स्ट्रांगली फ्री नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो करेगा इस प्लास्टिक वाले मार्कर में, तो कंडक्ट कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? नहीं करेगा। तो लिख देना
इसमें क्या था, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। लिखेंगे देयर इज नॉट प्रेजेंस ऑफ free electrons in the insulator. So that's why it cannot conduct electricity. इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता इंसुलेटर के पास, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो इसे कंप्लीट करेंगे इतने सारी बातों को, फिर देखते हैं आगे का नेक्स्ट टॉपिक। बस मैंने जितना भी बताया है आज के इस लेक्चर के लिए काफी होता है। मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, समझे ना। बाकी ऐसी मजाक तो होते ही रहेगा, लेकिन पढ़ाई के बाद फोकस भी रहना चाहिए। समझ गया ना? इज इट क्लियर? चलो अच्छी बात है, मुस्कुराना लेकिन भूलिए मत।